नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय तथा शिक्षा से संबंध। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान विषय में जो संप्रदाय हैं उनका शिक्षा से संबंध क्या है, और जो संप्रदाय हैं उसके कौन प्रतिपादक हैं, प्रारंभ उनका कब हुआ है, यह सब चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संप्रदाय के बारे में। अब देखिए, इसमें पहला जो संप्रदाय है संरचनावाद। इन सारे संप्रदायों को हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट में देखते हैं कि संप्रदाय मुख्य प्रकरण क्या है, विधियां कौन सी दी हैं, मुख्य प्रवर्तक कौन है, और इन संप्रदाय का प्रारंभ किस सन में हुआ था। तो पहला हमारा जो संप्रदाय आ जाता है संरचनावाद। संरचनावाद मुख्य प्रकरण इसका क्या था, संवेदना। संरचनावाद में मुख्य प्रकरण जो था संवेदना, और इसमें अंतरदर्शन विधि का प्रयोग पर बल दिया गया, अंतरदर्शन विधि का प्रयोग किया गया। मुख्य प्रवर्तक इसमें बुंट और टिचनर। मुख्य प्रवर्तक कौन थे, विलियम बुंट और उनके शिष्य टिचनर। इसका प्रारंभ हुआ है 1879 में। 1879 में संरचनावाद का प्रारंभ हुआ, और इसके मुख्य प्रवर्तक विलियम बुंट और टिचनर, ठीक है। और इसकी विधि दी गई, अंतरदर्शन विधि का प्रयोग किया गया इस संप्रदाय के अंतर्गत। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है, व्यवहार इसका मुख्य जो प्रकरण है व्यवहार अधिगम से संबंधित है। अंतरदर्शन और निरीक्षण विधि का इसमें प्रयोग किया गया है। एंजल और डीवी इसके प्रवर्तक हैं, मुख्य जो प्रवर्तक हैं एंजल और जॉन डीवी किसके, प्रकार्यवाद के। और ये सन 1900 में इसका प्रारंभ हुआ। कब, सन 1900 ईस्वी में। तो प्रकार्यवाद जो है इसके जो प्रवर्तक हैं एंजल और जॉन डीवी, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम मेन चीज़ ही समझेंगे जो हमारे पेपर में आ सकती है। तो प्रकार्यवाद के प्रवर्तक एंजल और डीवी, 1900 में इसका प्रारंभ हुआ। इसमें मुख्य जो प्रकरण है वो व्यवहार यानी अधिगम को बताया गया। आगे का देखते हैं व्यवहारवाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद, इसमें व्यवहार पशु व्यवहार, मनुष्यों के व्यवहार और पशु व्यवहार का मुख्य प्रकरण है। इसमें मुख्य प्रकरण के रूप में क्या आता है, मनुष्यों के व्यवहार और पशु के व्यवहार में व्यवहार के बारे में पता किया गया। निरीक्षण और प्रयोग विधि का प्रयोग किया गया है। और इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं पॉवलव और वॉटसन, ठीक है। जॉन वॉटसन और पॉवलव है। और कब, 1912 में। व्यवहारवाद कब आया, 1912 में, ठीक है। तो संरचनावाद, प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद हो गया। इसके बाद अगला जो आ जाता है समग्रवाद। समग्रवाद या पूर्णाकारवाद, ठीक है। इसको गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। तो इसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि मुख्य प्रकरण है। इसमें जो विधियां हैं अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि और प्रयोग विधि का प्रयोग किया गया है। और समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद या पूर्णाकारवाद के जो मुख्य प्रवर्तक हैं बर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन है। 1912 में ये इसका प्रारंभ हुआ था, 1912 में, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। तो समग्रवाद, पूर्णाकारवाद या गेस्टाल्टवाद एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को कि समग्रवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, ठीक है। तो अभी हम इतना समझते हैं कि इसमें मुख्य जो प्रवर्तक हैं कौन है, बर्दीमर, कोहलर, कोफका, ठीक है। किसके, गेस्टाल्टवाद के। अगला आ जाता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के अचेतनावस्था इसका मुख्य प्रकरण है। प्रेक्षा निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया। फ्रायड इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। और 1900 ईस्वी में, कब, 1900 ईस्वी में। तो मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक कौन है, फ्रायड। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, यहाँ पे आप अच्छे से याद रखिए। तो हमने ये जो पढ़े हैं ये अभी हमने शॉर्ट में देखे हैं कि जो संप्रदाय हैं हमारे कौन कौन से हो गए। संरचनावाद, तो संरचनावाद एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। संरचनावाद के बुंट और टिचनर, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है वो हम उसको फिर से देख लेते हैं। तो संरचनावाद के विलियम बुंट और टिचनर। प्रकारवाद के जॉन डीवी और एंजल, ठीक है। इसके बाद व्यवहारवाद के जो हैं पॉवलव और वॉटसन, ठीक है। व्यवहारवाद के कौन है प्रवर्तक, पॉवलव और वॉटसन मुख्य प्रवर्तक में आ जाते हैं। समग्रवाद
पूर्णाकारवाद या गेस्टाल्टवाद, बर्डीमर, कोहलर, कोफका और लेविन भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अगला आ गया मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड, ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संरचनावाद। संरचनावाद क्या है, मुख्य प्रवर्तक कौन है, कब दिया गया, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। अभी हमने शॉर्ट में देखा था, ठीक है। तो इसमें देखिए संरचनावाद, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं विलियम वुंट हैं। कौन है संरचनावाद का प्रमुख प्रवर्तक? विलियम वुंट हैं। और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये? जर्मन मनोवैज्ञानिक। तो विलियम वुंट जो है वो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सन 1879 ईस्वी में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए लिप्जिंग में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, ठीक है। कब? 1879 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पेपरों में आपके बहुत ही बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएगा। तो मनोविज्ञान का जो संरचनावाद संप्रदाय है, ठीक है, समझ लेते हैं मेन टॉपिक कि संरचनावाद जो संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है? विलियम वुंट। और इन्होंने 1879 ईस्वी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ पर? लिप्जिंग में। लिप्जिंग में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ठीक है। इससे पहले मनोविज्ञान के संबंध में प्रयोगशाला की स्थापना किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं की थी और ना ही इस पर कोई ज़्यादा प्रयोग होते थे, ठीक है। तो विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में लिप्जिंग में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। अब इसमें देखिए मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाने का जो काम है वो भी विलियम वुंट ने ही किया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या इसमें मेन चीज आ जाती है। तो संरचनावाद में क्या, इसके प्रवर्तक कौन हो गए? विलियम वुंट, ठीक है। और लिप्जिंग में इन्होंने प्रथम, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है। कब? 1879 ईस्वी में। और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें वुंट तथा उनके सहयोगी कौन कौन? एडवर्ड वेडफोर्ड तथा टिचनर ने अंतरदर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके, अंतरदर्शन विधि अगर आप नहीं जानते अंतरदर्शन विधि में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है या अंतरदर्शन विधि क्या है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर पीछे का वीडियो हमने डाला है, उसमें विधियों का हमने अच्छे से अंतरदर्शन विधि, वह दर्शन विधि, इनको हमने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो अंतरदर्शन विधि यानी अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना, अंतरदर्शन का मतलब होता है। तो इस विधि का प्रयोग करके संरचना के रूप में मन का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया है? इसमें अंतरदर्शन विधि का, ठीक है, अंतरदर्शन विधि का। तो वुंट ने और उनके शिष्यों ने, सहयोगियों ने, एडवर्ड वेडफोर्ड तथा टिचनर ने अंतरदर्शन नामक अंतरदर्शन मुख्य अध्ययन विधि है, इसका प्रयोग करके मन के व्यवस्थित अध्ययन का क्या किया? प्रयास किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि संरचनावाद क्या है, ठीक है। और संरचनावाद संप्रदाय किसने दिया? तो संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट 1879 लिप्जिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और इनके जो शिष्य थे उन लोगों ने अंतरदर्शन विधि के द्वारा मन का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया, ठीक। ये मेन पॉइंट यहाँ से निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आता है प्रकार्यवाद, संप्रदाय कार्यात्मवाद या प्रकार्यवाद, ठीक है। तो इसको प्रकार्यवाद भी कह सकते हैं, कार्यात्मवाद भी कह सकते हैं। अब इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं अमेरिका के विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स। कौन सा संप्रदाय है? प्रकार्यवाद, ठीक है। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं अमेरिका के विलियम जेम्स। और जेम्स ने डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से, डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था किसका? अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए आ गया कि डार्विन ने कौन सा दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रकृति को अपनाया। किसने? डार्विन ने, ठीक है। डार्विन ने मन के अध्ययन में किसकी? विज्ञान की, जीव विज्ञान की प्रकृति को अपनाया। तो
इस संप्रदाय में जो ये प्रकारवाद संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। और जेम्स किससे प्रभावित हैं? डार्विन के विकासवाद से। ठीक है, और विकासवाद का जो सिद्धांत दिया डार्विन ने दिया, कौन सा? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसको, ठीक है, कहते हैं। तो ये किसने दिया है? डार्विन ने। अब नोट, जॉन डीवी नामक प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक, यानी ये दार्शनिक शिक्षा शास्त्री थे। तो जॉन डीवी थे, क्या थे? दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, प्रकारवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, तो जॉन डीवी जो हैं वो एक अमेरिकन दार्शनिक शिक्षा शास्त्री थे और प्रकारवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, तो जॉन डीवी, और जॉन डीवी के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर ही विलियम जेम्स ने प्रकारवाद की संरचना की थी। ठीक है, जीव विज्ञान की इसमें प्रकृति को अपनाया था उन्होंने। जेम्स के अनुसार मानसिक क्रियाएं गतिशील और सप्रयोजन होती हैं। तो जेम्स क्या मानते हैं? जो मानसिक क्रियाएं होती हैं व्यक्ति की, गतिशील होती हैं, बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, और सप्रयोजन, किसी न किसी प्रयोजन से होती हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई घटना नहीं होती है, हर घटना का अपना अपना कोई ना कोई प्रयोजन होता है मानसिक क्रियाओं का। ठीक है, मनोविज्ञान व जीव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध बताया किसने? जेम्स ने। जेम्स ने मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध बताया। तो ये हमारा कौन सा हो गया? इसमें देखिए कौन सी चीजें निकल कर आई? प्रकारवाद। हमने क्या पढ़ा? प्रकारवाद। अब मेन पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं। प्रकारवाद प्रवर्तक विलियम जेम्स, ठीक है, और इसमें डार्विन के विकासवाद की भी, डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और इन्होंने, जो जॉन डीवी हैं, अमेरिका के दार्शनिक शिक्षा शास्त्री हैं और प्रकारवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, और जेम्स ने इन्हीं से प्रभावित होकर ये हम अपना संप्रदाय दिया प्रकारवाद, और इन्होंने मनोविज्ञान और जीव विज्ञान को घनिष्ठ संबंध बताया, जीव विज्ञान के बीच में घनिष्ठ संबंध बताया। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया, मेन पॉइंट हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, व्यवहारवाद। देखिए ये इंपॉर्टेंट सारे हैं संप्रदाय। यहाँ से हम अगर मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम कहते हैं यार बड़ा कठिन है, नहीं समझ में आ रहा। मनोविज्ञान हमें तब समझ में आएगा जब मनोविज्ञान की पूरी थ्योरी हमारे दिमाग में क्लियर होगी, हमें सब पता होगा आखिर व्यवहारवाद क्या है, संरचनावाद क्या है, प्रकारवाद क्या है। तो जब सब चीज़ को जानते होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, हम आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन याद करने से ज़्यादा पहले हमें मनोविज्ञान की पूरी थ्योरी को समझना जरूरी है। चलिए अब हमारा जो आ गया कि व्यवहारवाद, किसको देखेंगे? व्यवहारवाद। तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का विकास हुआ, और किसने, ये इसके प्रवर्तक हैं वॉटसन। ठीक है, जॉन वी वॉटसन, इन्होंने व्यवहारवाद का विकास किया, और सन 1879 से 1959 तक इस समूह के प्रवर्तक थे। तो कौन थे इन समूह के प्रवर्तक? वॉटसन। व्यवहारवाद जो है उसके प्रवर्तक जॉन वी वॉटसन। ठीक है, यहाँ से एक चीज निकल कर आ गई कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? जॉन वी वॉटसन। और कब दिया गया व्यवहारवाद? 20वीं शताब्दी में, और सन 1879 और 1959 तक। अब इसमें देखिए आगे, व्यवहारवादी एक और जहाँ संरचनावाद प्रकारवाद के कट्टर विरोधी थे, व्यवहारवादी थे जो, वो क्या थे? जो संरचनावाद प्रकारवाद के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने केवल व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो ये जो जॉन वी वॉटसन थे, इन्होंने क्या, जो संरचनावाद है और प्रकारवाद है इसको नहीं माना, इसके मतलब कट्टर विरोधी थे हैं। और इन्होंने ये सिर्फ व्यवहार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि आखिर मनुष्य व्यवहार किस तरीके से करता है। तो व्यवहारवादियों ने सीखने पर बल दिया। व्यवहारवादियों ने क्या किया? सीखने पर बल दिया। इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए पशु व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। तो व्यवहारवादी जो थे क्या करते थे? मानव व्यवहार को समझने के लिए पशुओं पर अध्ययन करते थे और उसी व्यवहार को मानव पर लागू करके देखते थे। अगर पशु इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो मानव इसमें, इस परिस्थिति में भी इसी तरीके का व्यवहार करेगा। तो ये व्यवहारवादी का सीखने पर बल दिया इन्होंने, और मानव व्यवहार को समझने के लिए पशु के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार और फिर देख लेते हैं इसको रिवीजन में हल्का सा।
तो ये देखिए व्यवहारवाद प्रवर्तक कौन, जॉन वी वॉटसन। कब, 20वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर व्यवहारवादी हैं जो सीखने पर बल देते हैं और मानव व्यवहार को समझने के लिए पशु व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक निकल कर आए वो हमने देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आ गया गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद, ठीक है, या पूर्णाकारवाद, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब गेस्टाल्टवाद जो है, देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में मनोविज्ञान के समग्रवाद नामक संप्रदाय का उदय हुआ। इसका भी उदय कब हुआ है, जब व्यवहारवाद का भी 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है और इसका 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया है। जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में। तो ये जो संप्रदाय है, पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट कैसा, जर्मन शब्द है और इसका अर्थ है पूर्णाकार। इसका अर्थ क्या निकलता है, पूर्णाकार। तो गेस्टाल्ट शब्द का एक जर्मन शब्द है और अर्थ इसका पूर्णाकार या समग्र रूप से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, मैक्स बर्दीमर, कोफका, कोहलर, कुर्ट लेविन प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी कौन कौन, मैक्स बर्दीमर, कोफका, कोहलर और कुर्ट लेविन, ये प्रमुख थे। ठीक है, इनके अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता है। इनके अनुसार ये क्या मानते हैं कि कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता, पूर्ण रूप से देखता है। ठीक है, तो ये पूर्णाकार पर विशेष बल देते हैं। आगे देखते हैं, इसमें जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, जिस शिक्षण सूत्र को इन्होंने दिया है वो आ जाता है पूर्ण से अंश की ओर। पहले वस्तु को पूरी तरीके से समझना, उसके बाद उसके अंश की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा शिक्षण सूत्र दिया है, पूर्ण से अंश की ओर। इन्होंने अंतर्दृष्टि की भूमिका पर अधिक बल दिया है। किस पर, अंतर्दृष्टि की भूमिका पर। ठीक है, तो किस पे, अंतर्दृष्टि की भूमिका पर अधिक बल दिया है। अब देखिए, ये जो हमारा सिद्धांत है, संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। अब इसमें देखिए कब ये हुआ है इसका प्रारंभ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। गेस्टाल्ट का एक जर्मन शब्द है और अर्थ इसका क्या निकलता है, पूर्णाकार। ठीक है, पूर्णाकार। इसके जो प्रवर्तक हैं, मुख्य प्रवर्तक हैं, वो हैं मैक्स बर्दीमर, कोफका, कोहलर और कुर्ट लेविन। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के। यहाँ से क्लियर हो गई इतना। अब इसके बाद जो ये लोग जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जो व्यक्ति है कोई किसी भी चीज़ को पूरे समग्र रूप से देखता है और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है, इसी संप्रदाय की देन है। ठीक है, और इन्होंने अंतर्दृष्टि की भूमिका पर अधिक बल दिया है। व्यक्ति अंतर्दृष्टि से सोचता है, अंतर्दृष्टि की व्यक्ति के जीवन में भूमिका होती है, उसके द्वारा वह कार्य करता है। चलिए अब आगे अगला देखते हैं, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद इस बाद के, मतलब इस बाद के जो जनक हैं वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड क्या थे, वियना के चिकित्सक थे। ये क्या थे, वियना के चिकित्सक। इस विचारधारा के प्रवर्तक ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल नए आयाम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो सिगमंड जो फ्रायड थे, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक कौन है, फ्रायड हैं। और इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं, समाज में मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम प्रस्तुत कर पाए हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या, चेतन, अचेतन और मन की संरचना, दमन की कल्पना, काम, विकास आदि सम्मिलित हैं। इन्होंने इस मनोविश्लेषणवाद में क्या किया है, चेतन मन, अचेतन मन और मन की संरचना के बारे में, दमन की कल्पना, काम, विकास आदि को सम्मिलित किया है। ठीक है, मनोविज्ञान, यहाँ पर ये मनोविश्लेषणवाद है, मनोविश्लेषणवाद मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद
मनोविश्लेषणवाद बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। मनोविश्लेषणवाद क्या करता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। यह एकमात्र सिद्धांत है जिसका जन्म ना तो मनोविज्ञान से हुआ है ना ही दर्शन शास्त्र से। मतलब हर किसी न किसी संप्रदाय सिद्धांत का जन्म किसी न किसी सिद्धांत से दर्शन शास्त्र से हुआ है, तो लेकिन इसका जो एकमात्र सिद्धांत है जिसका ना तो मनोविज्ञान से जन्म हुआ है ना ही दर्शन शास्त्र से, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। अब इसमें जो मेन टॉपिक निकल कर आए क्या है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मनोविश्लेषणवाद, तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं सिगमंड फ्रायड हैं, कहाँ के थे? वियना के चिकित्सक थे, ठीक है, क्लियर है। और इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम प्रस्तुत किए। इन्होंने किस बारे में अपनी विचार रखे? चेतन मन के बारे में, अचेतन मन की संरचना, दमन की कल्पना, काम, विकास आदि सम्मिलित हैं। इन्होंने अपने मनोविश्लेषणवाद में चेतन अचेतन मन के बारे में बात कही है, ठीक है। जो मनोविश्लेषणवाद है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। यहाँ पर है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है और यह एकमात्र सिद्धांत ऐसा है जो ना मनोविज्ञान से जन्म हुआ है इसका, ना ही दर्शन शास्त्र से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मनोविश्लेषणवाद। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आ जाता है सहचर्यवाद। सहचर्यवाद में इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। और जो स्पंदन तथा स्मृति के ज्ञान के सहचर्य को महत्व दिया। इन्होंने क्या किया है? स्पंदन और स्मृति के ज्ञान के सहचर्य को महत्व दिया। जब जॉन लॉक हैं क्या कहते हैं? जब हम किसी की विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो मन में अपने आप कुछ भाव पैदा हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से नींबू का नाम लेते ही मन में जो भाव पैदा होता है वही सहचर्यवाद होता है, ठीक है। तो सहचर्यवाद क्या होता है कि स्पंदन हुआ मन में, स्मृति, और उसी को वो बोल रहे हैं सहचर्य, ठीक है। तो नींबू का नाम लेते ही क्या मन में भाव पैदा होगा? कोई जो भाव आया, क्या आया? खट्टे का भाव आया। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं जॉन लॉक, यह सहचर्यवाद है, ठीक है। तो हमने पढ़े कुछ इम्पोर्टेंट संप्रदाय। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं, आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।